क्रिसेंट रिसोर्ट में शनिवार की रात शिवना प्रकाशन और ढींगड़ा फाउंडेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान, साहित्यकार सम्मान और नवीन पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध जाने माने फिल्म स्टार, सैकड़ों धारावाहिकों और प्रमुख फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा दिखा चुके साहित्य प्रेमी यशपाल शर्मा सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के दौरान लगभग 1 दर्जन नवीन पुस्तकों का विमोचन अतिथियों के द्वारा किया गया। कहानीकारों, साहित्यकारों, कवियों का से सम्मान भी मंच पर किया गया। साहित्यकारों, कवियों, विशिष्ट जनों ने अपनी बात श्रोताओं के मध्य रखी। गरिमापूर्ण कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों, कवियों के साथ स्थानीय गणमान्य नागरिक और कविगण, पत्रकार साथी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अपना जुनून, अपना पैशन, अपना खून पसीना, मतलब उसमें आग ना फूंक दे उसके अंदर, और वो बहुत जरूरी है हर फील्ड में। क्योंकि मैं हमेशा एक्टिंग क्लास लेता हूँ एनएसडी में या कहीं कहीं जाकर अलग अलग ड्रामा स्कूलों में, तो मुझे ज्यादातर उसी तरीके की बातें मैं करता था एक्टिंग को लेकर के, लेकिन आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। तो मैं एक अपने संस्मरण कुछ सुनाता हूँ। मैं, जैसे कि आपने बोला कि कवि सम्मेलन तो तब होते थे, तो वो जो तब होते थे कवि सम्मेलन, मैंने वो सारे सुने हैं। और मतलब चाहे वो सुरेंद्र शर्मा हो, शरद जोशी हो, हरिओम पवार हो, डॉक्टर उर्मिलेश हो, डॉक्टर राजेंद्र राजन हो और कृष्ण मित्र हो, पता नहीं कितनी लंबी फहरिस्त है जो मैंने बहुत अच्छे से सुनी है, बहुत एंजॉय किया है। माफ करना, खांसी जुकाम है, बहुत ही शूटिंग से आ रहा हूँ, 1 महीना लगातार बिहार में, वो भी। तो मैं कवि सम्मेलन सुनता था। मैं बात कर रहा हूँ 85 की, 87 की, 89 की, 90 तक, 84 से 90 तक के बीच की बात कर रहा हूँ, जब मैं स्कूल के अंतिम उसमें था। तो मैं कविताएं सुनता था और मुझे इतना मजा आता था, इतना मजा आता था। मतलब माँ बाप से मार कौन खाता है जिसने पढ़ाई ना की हो या कुछ स्कूल बंक किया हो, लेकिन मैं इसलिए मार खाता था क्योंकि मैं रात को कवि सम्मेलन में जा रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ, या नाटक देखने जा रहा हूँ, या रिहर्सल में जा रहा हूँ, तो इन चीजों पे। तो वहां पर मैं आपको जस्ट थोड़े थोड़े टुकड़े पेश करता हूँ, क्योंकि एक कोई ऐसी कविता नहीं लेकिन फेवरेट जो इनकी अभी डेथ हुई, जिन्होंने मेरी डायरेक्ट की हुई पहली फिल्म देखी और जिसको तकरीबन 60 अवार्ड मिल चुके हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, उस फिल्म को एक को प्रोड्यूस भी किया है, डायरेक्ट भी किया है। तो वो अभी रिलीज होने वाली है 3-4 महीने में। तो उस फिल्म वो देखने आए थे, तो उन्होंने 18 मिनट का एक ऑडियो भेजा, डॉक्टर कुंवर बेचैन, 18 मिनट का एक ऑडियो भेजा और बोले, बेटा मेरी तबीयत खराब है, मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा और मैं चाहता हूं पूरी दुनिया में फैले ये फिल्म। मैंने जिंदगी में आज तक ऐसी फिल्म नहीं देखी। तो बोले मेरी अभी तबीयत खराब है, और वो अगले दिन हॉस्पिटल चले गए और 3-4 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। वो कभी वीडियो बना ही नहीं पाए। उनकी लिखी हुई कुछ, उन्होंने बोला था कि जब मैं मरूं तो मेरे पीछे पीछे ये लाइनें बोल के मुझे भेजना, राम नाम सत्य की बजाय। वो वही लाइनें मेरी फेवरेट भी हैं, मैंने उन्हीं के स्टाइल में थोड़ा सा याद भी किया, 2-4 लाइन है। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजग बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूरज डूबा तो नभ को दे गया सितारों के छींटे, बादल मिटने से पहले ही दे गया फुहारों के छींटे। तू भी निज भाव तरंगों से, जीवन के अनुपम रंगों से, मुरझी कलियों के सीने में फुहार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे। ऐसा उनकी फिर एक राजेंद्र राजन थे, मेरे बहुत ही हास्य कवि थे। तो उनका स्टाइल क्या था, और बड़े मतलब मजेदार, कि सभी को नमन करते हुए
मतलब वो ऐसा नहीं बोलते थे कि आदरणीय ये आदरणीय वो आदरणीय वो, बस सभी को नमन करते हुए बोल देते थे। उनका ये आदत था। तो उनका एक छोटा सा कविता थी कि हाई कमान ने एक नेता को पार्टी से निकाल दिया, यूं समझिए कि हीरे को कांच समझ के कीचड़ में डाल दिया, मगर नेताजी ने भी अपनी हार नहीं मानी। अगले दिन एक पान की दुकान खोली, जिसे देख हमारी पत्नी बड़े दुखी मन से बोली कि देखो ना, भाग्य की भी क्या विडंबना है, बेचारे कल तक नेता थे, आज पान लगा रहे हैं। मैंने कहा बेवकूफ, वो कल भी चूना लगाते थे, आज ये डॉक्टर राजन थे, एक कृष्ण मित्र थे, बदले से वीर रस के कवि थे, और मतलब ऐसा हिला देते थे स्टेज। उनकी 2 ही लाइन याद है मुझे कि डाकुओं की फौज में थी इस भरी संसद में, चंबल का नाम तो यूं ही बदनाम है, ऐसा बोलते थे। और बड़े एक थे ओम प्रकाश आदित्य, जो कि मतलब मुझे कि जीतने की सोचोगे तो जीत ही मिलेगी सदा, हारे मन में तो जिंदगी से हार लोगे तुम। एक मनोवैज्ञानिक का ये मैंने लेख पढ़ा, जैसी धारा में बहोगे वैसे धार लोगे तुम। कि मैंने कहा मैं तो लखपति होना चाहता हूँ, पत्नी ने कहा कि कैसे सार लोगे तुम। एक पत्नी के पति सलीके से हो न सके, लखपति होगा क्या तीर मार लोगे तुम। के बालिसी उम्र तेरी पतली कमर, तेरी कमर यह है कोई बॉयफ्रेंड लिख दूं, कोई नहीं साथ तेरे नंगे नंगे हाथ तेरे, आजा तेरे हाथ पे मैं हस्बैंड लिख दूं। कि गाल बोल बोल तेरे अंग्रेजी बोल, तेरे कंठ पे तेरे मैं अंग्रेजी बैंड लिख दूं। कि भारत में तन तेरा, लंदन में मन तेरा, गोली तेरे मुख पे मैं इंग्लैंड लिख दूं। कि हसीना के मुख पे शब्दों का चयन देखिए कि हसीना के मुख पे पसीना यूं छलकता है, तारे निकले हो जैसे पूनम के मून में। कि सेंट की सुगंध से तो शीत की लहर चली, मन ये मसूरी गया तन देहरादून में। कि मछली सी हंस कर, मछली सी फंस कर, चुस्त पतलून में ऊन सा बदन लिए। कि मछली सी हंस कर, मछली सी फंस कर, यौवन को कस कर, चुस्त पतलून में ऊन सा बदन लिए। नून में चली हो गोरी जनवरी, जा रही हो जैसे कोई जून में। कि आगरे का एक धोबी राजधानी दिल्ली आया, कि आगरे का एक धोबी राजधानी दिल्ली आया, कहने लगा वैसा लेकर अपने ही मन में के गली गली ढूंढा मैंने, नगर नगर में के वन में न मिला, मुझे मिला उपवन में। कि टीले पर चढ़ कर ढेचू ढेचू बोलता था, बड़ा होनहार दिखता था बचपन में। कई दिनों से गधा में, कई दिनों से लापता है गधा मेरा, दिल्ली में के ढूंढने आया हूं उसे संसद भवन में। कि हास्य रस सुन के भी टस से न मस व उमंग ही न लगी हो तो व्यंग ही तू कस दे। कि धन नहीं मांगता सुमन नहीं मांगता, मैं नहीं चाहता तू मुझे यश के कलश दे। कि दादा के सुनाई मैंने तुम्हें कविताएं भाई, भूल हुई अब न सुनाऊंगा बकस दे। पर फूस सा तू मुंह लिए फूस सा पड़ा है तू, अरे मन हुस एक बार जरा हंस दे। ये बहुत लंबी कविता है, मैं वो नहीं सुनाऊंगा अभी। मेरे बहुत ही फेवरेट कवि जिनकी डेथ, उनकी भी डेथ हो चुकी है, डॉक्टर उर्मिलेश बदायूं से, बहुत ही कमाल थे वो। उनका तो स्टाइल क्या था कि उनके गानों में खिलने अगर जाएंगे, कि उनके गानों में खिलने अगर जाएंगे, पंखुरी पंखुरी हम बिखर जाएंगे, पंखुरी पंखुरी हम बिखर जाएंगे। मान भी जा तू उनके शहर में न जा, मान भी जा तू उनके शहर में न जा। आदमी जान कर लोग डर जाएंगे, आदमी जान कर लोग डर जाएंगे। कि सबकी चौखट में पत्थर जड़े हैं यहाँ, कि सबकी चौखट में पत्थर
जड़े हैं यहाँ आईने आप लेकर किधर जाएंगे आईने। ये उनका एक स्टाइल था बहुत मुझे बहुत पसंद था। तो उनका एक लास्ट एक कविता सुनाता हूं उन्हीं की लिखी हुई जो कि कवियों के लिए है। ये हो सकता है आउटडेटेड हो या अगर बीच में गला फट जाए तो निराश मत हो कि तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो खोल कर कान जरा वक्त की धड़कन सुन लो कि तुम अब प्यार न श्रृंगार लिखो गीतों में वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो भूख के सामने श्रृंगार की बातें करना खोखले जिस्मों से अभिसार की बातें करना। मैं पूछता हूँ कहाँ की ये अदाकारी है वक्त के साथ ये सबसे बड़ी गद्दारी है ऐसी गद्दारी को धिक्कार लिखो गीतों में वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो आज कविता का नया युग है रीति काल नहीं देश पहले की तरह आज है खुशहाल नहीं कि गोपियों पर हुआ करते हो बलात्कार जहां गोप फिरते हो डिग्रियां लिए बेकार जहां तुम वहां कृष्ण की हुंकार लिखो गीतों में वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो रूप अभिशाप है इस देश की ललनाओं को प्यार शोषण का तरीका है इन अबलाओं को वे जो वेश्याएं हैं कल में भी प्रेमिकाएं थी तुम्हारे जैसे किसी कवि की वे कविताएं थी उनके दुखों का कोई उपचार लिखो गीतों में वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो जिस जवानी ने चक्रव्यूह को भेदा है यहाँ जिसने 10 शीश को निज बाणों से छेदा है यहाँ उस जवानी को नपुंसक न बनाओ कवियों खून में उनके तुम पानी न मिलाओ कवियों उनके पौरुष का प्रखर ज्वार लिखो गीतों में वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो खोल कर कान जरा वक्त की धड़कन सुन लो तुम अब प्यार न श्रृंगार लिखो गीतों में वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। थैंक यू। एक बात बस लास्ट में कह के मैं बैठूंगा कि आपने पढ़ने की बात कही मैं आजकल इतना नहीं पढ़ पाता हूँ लेकिन हाँ मैं पढ़ता था बहुत अच्छा लेकिन अभी भी पढ़ता हूँ तो जितना टाइम मिल जाता है क्योंकि स्क्रिप्ट्स इतनी होती है ना फिल्मों की और वेब सीरीज की कि उसमें पूरा मन ना लगाएं तो फिर वो भी अन्याय है। तो फिर कल को आप ये तो नहीं कहेंगे कि मतलब हम मेरी किताब पढ़ी थी इसलिए नहीं कर पाया ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं तो इसीलिए मुझे अपना ध्यान उस तरीके से रखना पड़ेगा। लेकिन मैं वाकई में अकाल में उत्सव का और आपके 3 नॉवल मैंने पढ़े हैं और कहानियां भी पढ़ी हैं। कसाब वाली कहानी मुझे याद है गांधी कसाब वाली और एक और भी 2-3 कहानियां सुधा उनकी की भी मैंने 2-3 कहानियां पढ़ी हैं और आपके 3 नॉवल पढ़े जिसमें अकाल में उत्सव जो है मैं सच अभी भी देखो मेरे अंदर झन झन होता है जब मैं इसकी बात करता हूँ तो क्योंकि जब वो ओला गिरता है ना पहला घर में उस वक्त मतलब वो कपा जाता है आपको और इसके अंदर हास्य भी है एक तरफ और एक तरफ ट्रेजेडी भी है और कमाल का आपने उसको मिलाया है। मतलब मुझे वो कभी भूलेगा नहीं जिंदगी भर। मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया में था सिडनी में तब पढ़ा था मैंने मुझे याद है एक फिल्म पे लिख गया था तो वहाँ पढ़ा था मैंने और मैंने लिखा था फेसबुक पे इसके बारे में। और ऐसे ही नावल मतलब जिस तरह जो आपको अंदर तक झकझोर दे मतलब मुझे बड़ा मजा आता है चाहे वो फ्योदर दोस्तोयेवस्की के रहे हो चाहे वो मृत्युंजय हो चाहे वो प्रेमचंद के तो खैर जवाब ही नहीं उदय प्रकाश जी का भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी लेकिन अभी जो आजकल है उसमें से बहुत कम किताबें पढ़ पा रहा हूँ बस। थैंक यू सो मच आपने मुझे झेला शुक्रिया थैंक यू। आजादी के 75 साल के बाद में फिल्म और साहित्य में किस तरह का बदलाव है? फिल्मों में ये बहुत सारा साहित्य आ चुका है। पहले ये बोला जाता था कि साहित्य की फिल्में कम बन रही हैं लेकिन मेरे नज़र में इस वक्त बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो इतिहास को लेकर के भी हैं
और बायोग्राफी भी है, मतलब बायोपिक भी है, और साहित्य की कहानियां और नॉवल के ऊपर भी बेस्ड है, जिसमें से एक दो तो मैं ही कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि साहित्य का योगदान अब ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट नए नए आ रहे हैं और लोगों को जैसे पंचायत, गुल्लक जैसी कहानियां बहुत पसंद आ रही हैं। तो अभी वो लोग सही कंटेंट, अच्छा कंटेंट, चाहे वो लोकल भाषा में क्यों ना हो, वो ढूंढ रहे हैं और वो जिस किताब में मिलता है उसको वो करते हैं। हाँ नहीं, अभी वो इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, वो क्या बोलूँ अभी मैं। और ऐसा लगता है कि अपनी ही कहानी मतलब बस बार बार सुनाना अच्छा नहीं लग रहा। बस हाँ, बस इतना जरूर है, आपकी बात का 2 लाइन में जवाब दे दूंगा कि कोई भी रास्ता आसान नहीं होता है, कठिन होता है, कांटों भरा होता है, अंगारों पर चलने वाला होता है, लेकिन उससे हार मानने की कभी जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में आग है, अगर आपके मन में पैशन है, जुनून है, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। साहित्य बहुत लिखा जा रहा है, धर्म की गादियां बहुत तेजी से बढ़ रही है, समाज में फिर भी कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ना, क्या? नहीं, कैसे आप बोल सकते हैं प्रभाव नहीं पड़ रहा है? बाकी कुछ ऐसा लग रहा है कि माहौल खराब हो रहा है, माहौल खराब हो रहा है, और जितना हो रहा है शायद उससे ज़्यादा फैलाया भी जा रहा है। ये सारे राजनीति के हिस्से हैं। मुझे लगता है कि इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए साहित्यकार को, और साहित्यकार को अपने साहित्य में ही रुचि लेना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं राजनीति प्रभावित करती है इंसान को, उसके जीवन को, उसकी राइटिंग को, और आपके समाज को भी पूरा कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। लेकिन अच्छा साहित्य आप देखिए, आज के इस कार्यक्रम में देख लीजिए, शिवना प्रकाशन के, ढिंगड़ा फैमिली फाउंडेशन के पंकज सुबीर जी ने जो आज यहाँ ऑर्गेनाइज करवाया, पूरे इतने सारे साहित्यकार आए हैं, उनके सबके विचार सुन के, संतोष चौबे जी के विचार सुन करके क्या लगता नहीं कि मतलब अभी तक वो सब जिंदा है। और ऐसे लोग भी हैं जो बैठ करके, देखो संतोष चौबे जी ने इतनी देर बोला, आधा घंटा, एक एक बंदा ने ध्यान से सुना है। इसका मतलब साहित्यिक वार्ता जो है और आलोचनात्मक विश्लेषण है, साहित्य की जो चिंता है, साहित्य के जो चैलेंजेस हैं, वो सारे सबको प्रभावित करते हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट है, एक विकी कौशल के साथ है, मानुषी छिल्लर और विकी कौशल के साथ है, यशराज की प्रोडक्शन है, द ग्रेट इंडियन फैमिली। दो विक्टर जिसने धूम 3 की थी वो डायरेक्टर हैं, और एक मूसो है, ये एक 100 साल पहले एक नॉवल को नोबेल प्राइज मिला था, ऑफ माइस एंड मैन, उस पर लिखा हुआ है मूसो, उसकी कहानी है। मूसो मतलब चूहा, और ये ऐसे ही कोरोना जैसी बीमारी 100 साल पहले आई थी, उसके बाद लिखा हुआ नॉवल था, और उसको नोबेल प्राइज मिला था। फिर एक मिस्टर पानवाला है जो लखनऊ में शूट हुई है, मिस्टर पानवाला का ही रोल है। फिर एक छिपकली फिल्म है जो एक लेखक का मैंने रोल किया है, 2 ही कैरेक्टर हैं उसमें, जो कि मेरे जीवन का एक वन ऑफ द बेस्ट काम हो सकता है अगर सही तरीके से रिलीज हुआ तो। और दूसरा अभी एक मेरी खुद की फिल्म है, दादा लक्ष्मी, जो मैंने डायरेक्ट भी की है, प्रोड्यूस भी की है, को प्रोड्यूस। और एक फिल्म अभी जस्ट कल ही खत्म करके आया हूँ बिहार में, कन्यादान, जो कि बाकायदा एक ऐसा लगता है प्रेमचंद का नॉवल है या फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, उस टाइप का, एक गांव के उस पे बेस पूरा है। और बड़ा ही मजा, 1 महीना में वहीं था, कल ही, आज ही मैं आया हूँ वहां से। तो एक कन्यादान ये फिल्म है जो आदित्य सिंह की डायरेक्शन में। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में, हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।